जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा है हमारे प्यारे भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, कल जो हमने क्लास स्टार्ट की थी हिंदी की, उसको किसी कारण क्या हमने आपको बता दिया था कि हमारे कैमरे की बैटरी डेड हो गई थी। इसी कारण से बीच में ही क्लास को स्थगित कर दिया गया था। कल हम कहाँ पर थे, हम आपको बता रहे थे कि भैया शिरोरेखा और खड़ी पाई के आगे जो ये बिंदियाँ लगती हैं, देखो हम यही बता रहे थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हम ये बता रहे थे ये जो शिरोरेखा होती है, ये जो शिरोरेखा होती है और ये खड़ी पाई होती है, इसके आगे जो बिंदियाँ लगी होती हैं, इनको दोस्तों हम क्या कहते हैं, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे। इनको क्या कहते हैं, ये शिरोरेखा होती है। देखिए, ये शिरोरेखा होती है और ये खड़ी पाई होती है। तो हमने आपको बताया था इन शिरोरेखा और खड़ी पाई की लगने वाली बिंदियों को क्या कहा जाता है, शिरोरेखा और ये खड़ी पाई, इनको तो हमने कल बताया था। आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे, लेकिन हमने ये बताया था कि इनको किसने खोजा, किसने इनको खोजा, इस बात पे क्लास को कल स्थगित कर दिया गया था दोस्तों। उसके लिए हम एक बार पुनः आपसे इसे माफ़ी चाहते हैं। आपको हमने बताया था इनका नाम शिव प्रसाद सितारे, शिव प्रसाद सितारे जी ने इन सभी को नुक्ता, अनुस्वार, अक्षिप्त और पंचमाक्षर को डेवलप किया था। नुक्ता में कौन कौन से, नुक्ता में कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं दोस्तों, हम अभी आपको विधिवत बताएंगे। इन्हीं को नई विकसित ध्वनियाँ कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है भैया, नई विकसित ध्वनियाँ कहा जाता है। कौन कौन से हैं आप देख लेंगे। का हो गया, आप देखेंगे कि कौन कौन से नई विकसित ध्वनियाँ हैं जिनके आगे या पीछे ये आपके हमने नुक्ता बताया था, इसका भी नाम बताया था, इसका भी नाम बताया था, इसका, ये आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे कि इनके सबके हमने नाम क्या बताए थे। नुक्ता में हमने दोस्तों बताया था का हो गया आपका, खा हो गया आपका, गय हो गया आपका, और आपका जा हो गया, और आपका फा हो गया। देखिए, इनके आगे हमने यहाँ पर बिंदियाँ बताई थी आपको, यहाँ पर बिंदियाँ बताई थी आपको, यहाँ पर दोस्तों, इन्हीं को नई विकसित ध्वनियाँ भी कहा जाता है। नई विकसित ध्वनियाँ इन्हीं को कहा जाता है। ये भैया किसके अंतर्गत आते हैं, नुक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्लियर दोस्तों, हमने बताया था शिरोरेखा और खड़ी पाई में ये जो बिंदियाँ लगती हैं, नुक्ता, उच्छिप्त, ये जो जितनी भी बिंदियाँ हैं, उसमें से जो नुक्ता होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, का, खा, गा, जा, फा। ये नई विकसित ध्वनियाँ इन्हीं को कहा जाता है। किसने कहा, किसने बताया, ये नई विकसित ध्वनियाँ किसने बताया भैया, अगर पेपर में पूछेगा तो आप बताएंगे शिव प्रसाद सितारे जी ने इनको नई विकसित ध्वनियाँ, ये नए विकसित ध्वनियों को ढूंढा। अच्छा, उच्छिप्त अगर आपसे पूछ लेता है, उच्छिप्त पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे, उच्छिप्त पूछ लेता है, उच्छिप्त अगर पूछ लेता है तो आप उसको बताएंगे ड और ढ। क्या बताएंगे भैया, ड और ढा बताएंगे, डा और ढा बताएंगे, डा और ढा बताएंगे। उच्छिप्त अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे डा और ढा बताएंगे। इन दोनों में से अगर आपसे पूछता है तो आप उच्छिप्त के अंतर्गत इनको लिख सकते हैं। उच्छिप्त के अंतर्गत मेरे भाई इनको लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्लियर यहाँ तक किसी को कोई डाउट। पंचमाक्षर अगर पूछ ले आपसे, पंचमाक्षर अगर आपसे पूछता है, पंचमाक्षर
पंचमाक्षर अगर भैया आपसे पूछ लेता है, पंचमाक्षर अगर आपसे पूछ लेता है, पंचमाक्षर कौन वाला? ये वाला भैया, ये क्या है? पंचमाक्षर। अगर आपसे पंचमाक्षर पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे अंगा। क्या बताएंगे भैया? अंगा। ये इस शब्द को आप पंचमाक्षर कहते हैं। इस शब्द को भैया क्या कहा जाता है? इस शब्द को पंचमाक्षर कहा जाता है। कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हमने जो शिरोरेखा और खड़ी पाई में ये जो बिंदियां बताई थी, नुक्ता, उच्छिप्त, पंचमाक्षर या आपका अनुस्वार, इससे संबंधित नुक्ता जो होते हैं का, खा, गा, घा, फा में लगते हैं, और उच्छिप्त जो होते हैं अढ़ा और अढ़ा में लगते हैं, और जो पंचमाक्षर होता है ये अंगा में लगता है। बचा भैया कौन? आपका अनुस्वार। देखिए बचा आपका कौन? अनुस्वार। अनुस्वार बचा। और अनुस्वार भैया आप सभी जानते हैं कि अनुस्वार आपका किस में लगता है? आपका इसमें लगता है। इसी में सिर्फ अनुस्वार लगता है, आप सभी को पता है। इसी स्वर में आपका अनुस्वार लगता है। यह दोस्तों क्लास स्थगित हो गई थी, इस कारण से हम बीच में ही क्लास को रोक दिए थे। आप वापस इसी टॉपिक पे आते हैं। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए बार बार इसको मिटाना पड़ता है। उसके लिए हम आपका समय थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। उसके लिए हम बिल्कुल माफ़ी चाहते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं हम स्वरों के वर्गीकरण का। स्वरों का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। अगर हम स्वरों का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे मात्रा के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों हम आपसे पूछते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका होता है ह्रस्व। ह्रस्व का दूसरा नाम आप लोग बताएंगे। ह्रस्व का दूसरा नाम आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे। देखिए हम बीच बीच में क्वेश्चन भी आप लोगों से करते रहेंगे, आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे। ह्रस्व का दूसरा नाम हमको बताएंगे। ह्रस्व का दूसरा नाम हमको बताएंगे। चलिए दोस्तों ह्रस्व का दूसरा नाम बताएंगे। बी आपका हो गया, बी आपका हो गया, यह आपका दीर्घ हो गया। यह इसका भी आप दूसरा नाम बताएंगे। दीर्घ का दूसरा नाम हमको बताएंगे दोस्तों। दीर्घ का आप दूसरा नाम हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। दीर्घ का दूसरा नाम आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तीसरा आपका हो गया प्लुत। तीसरा आपका हो गया प्लुत। इसका भी आप कमेंट के माध्यम से हमको दूसरा नाम बताएंगे। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, इनके सबके दूसरे नाम बताइए। फटाफट से कमेंट करिए। मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए दोस्तों, बताइए फटाफट से बताइए दोस्तों। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व का दूसरा नाम छोटा। चलिए हम बताते हैं छोटा। इसका क्या होता है? इसका आप लोग जानते हैं द्विमात्रिक इसको कहा जाता है। इसको द्विमात्रिक कहा जाता है। इसको लघु भी कहा जाता है, लघु भी कहा जाता है, और इसको एक मात्रिक भी कहा जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उसमें जो ह्रस्व होता है इसको छोटा, लघु अथवा एक मात्रिक भी कहा जाता है। दीर्घ जो होता है वह द्विमात्रिक होता है, और जो प्लुत होता है जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, बोलने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। अच्छा, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है
जैसे ऐसे कोई एक हमको स्वर बताइए जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम आपको बता दें, जैसे दीर्घ ओ, इसको आप बोल के, इसको आप ओ ही बोल लीजिए, दीर्घ ओ नहीं, ओ बोल लीजिए। अच्छा, ओ को बोलेंगे जब आप क्या करेंगे, ओ, क्या बोलेंगे, ओ। मतलब जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है वह मात्रा के आधार पर प्लुत स्वर होते हैं, मात्रा के आधार पर प्लुत स्वर होते हैं। अच्छा, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, आप लोग बताएंगे, बताएं दोस्तों। री, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। शेष जितने 11 में से बचे, शेष जितने 11 में से बचे, 11 में से शेष जितने बचे वो भैया किस में आते हैं, कितने बचे, 1 2 3 4 निकल गए तो 7 भैया इसमें आ गए। किस में आ गए, 7 इसमें आ गए। 7 किस में आ गए, दीर्घ स्वर में आ गए। प्लुत इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, प्लुत इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी भी भाई बहन को कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं, हम आपके संदेह को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो वह कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकता है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं हम, ये किसके आधार पर हो गया, मात्रा के आधार पर। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जाति के आधार पर। जाति के आधार पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हम जाति के आधार पर। देखिए दूसरा है आपका जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए दोस्तों बताइए भैया, जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे हमारे सभी भाई बहन। जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए बताइए मित्र, जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। अगर क्वेश्चन आपसे करता है जाति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, 2 भागों में बांटा गया है। आप जानते होंगे सजातीय और आपका दूसरा आपका हो गया विजातीय। चलिए दोस्तों, सजातीय और विजातीय हो गया जाति के आधार पर। सजातीय कौन हो गए, एक जाति से बनने वाले, जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये कौन से हैं, सजातीय। मतलब एक जाति के जैसे स्वरों से मिलकर बनने वाले कौन से होंगे भैया, सजातीय। जैसे दीर्घ आ बना है आ धन आ से, जैसे सजातीय का दीर्घ आ जो है वह भैया आधन आ से बना है, और आपका जो दीर्घ ई है वह ईधन ई से बना है। दीर्घ उ है वह भैया ऊधन ऊ से बना है। तो ये भैया इस प्रकार के जो होते हैं वो सजातीय स्वरों की श्रेणी में आते हैं। वे किसकी श्रेणी में आते हैं, सजातीय स्वरों की श्रेणी में आते हैं। अब आपसे अगर पूछ ले कि क्या भैया दीर्घ ई सजातीय श्रेणी का स्वर है, जी हाँ बिल्कुल, दीर्घ ई जो है भैया वह आपका सजातीय श्रेणी का स्वर है। ठीक मित्रों, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, किसी भी भाई को बहन को कोई डाउट यहाँ तक। अच्छा, बात कर लेते हैं हम अगर विजातीय श्रेणी के, तो विजातीय श्रेणी से आप क्या कहेंगे, विजातीय श्रेणी से आप क्या कहेंगे, ए दीर्घ ए, ओ दीर्घ ओ दीर्घ ओ, ये भैया कौन से हैं आपके विजातीय श्रेणी के हैं। ये कौन से हैं आपके विजातीय श्रेणी के हैं। किस प्रकार से विजातीय श्रेणी के हैं, किस प्रकार से हैं, तो वो भी भैया बता दें। देखिए ए किससे बनता है, ए ई धन आ से, ये बन गया। अच्छा, दीर्घ ए कैसे बनेगा, ए धन आ से।
दीर्घ ओ कैसे बनेगा, उ धन आ से, उ धन आ से, और दीर्घ ओ कैसे बनेगा, ओ धन आ से। ठीक, अच्छा एक जैसे हैं, देखिए एक जैसे दोनों हैं, बिल्कुल नहीं है भैया, एक जैसे कहाँ है, एक जैसे दोनों नहीं है। क्या ये और ये एक जैसा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या ये और ये एक जैसा है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये और ये एक जैसा है, जी नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम एक जैसे स्वरों का संधि विच्छेद करेंगे तो वो भैया सजातीय होंगे। अगर वह संधि विच्छेद में आपके किसी भी वर्ण को एक जैसे नहीं है, मतलब विजातीय है। यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई डाउट, कोई भी अगर डाउट हो तो आप निसंदेह हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। यहाँ तक क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं आगे हम। तीसरा है आपका जीभ के आधार पर। जीभ के आधार, देखिए दो हो गए आपके, तीसरा है आपका जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर मित्रों स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे? जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले इसमें आप बताएंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर मतलब अभी हम बताएंगे अग्रस्वर क्या होते हैं। दूसरा हम बताएंगे उनको मध्य स्वर, और तीसरा हम बताएंगे पश्च स्वर। क्या बताएंगे? पश्च स्वर। मतलब भैया आप समझो हमारी बात को। देखिए अग्रस्वर का मतलब आगे की ओर गिर जाएंगे, जैसे ई, क्या लग रहा है, इधर को लुढ़क जाएगी। बी आपका दीर्घ ई, क्या लग रहा है, इधर को लुढ़क जाएगी। दूसरी बात अभी बताते हैं, ऐसे नहीं समझ पाना तो हम बताएंगे भी, आप लोग परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल भी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग परेशान नहीं होंगे। जिनको ई मतलब जीभ के अगले हिस्से से बोला जाता, ई, कहीं पर आपको लग रहा है कि पीछे से आवाज आ रही, ई मतलब जीभ के अग्रभाग से बोला जा रहा है। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? मध्य स्वर भैया एक ही होता है, आ एक ही स्वर है जिसकी आवाज मध्य जीभ से आती, आ। ठीक है, अच्छा इसको उदासीन भी कहा जाता है। अगर आपसे देखिए यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि उदासीन, अगर आपसे पूछ ले कि भैया उदासीन स्वर हमको बताइए, तो आप कौन सा बताएंगे? अ। क्या बताएंगे? आ को दूसरे किस नाम से जानते हैं? मध्य स्वर से। किस नाम से जानते हैं? मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरे नाम से किस जानेंगे? उदासीन। किस नाम से जानेंगे? उदासीन। दोस्तों पश्च स्वर में भैया जो बाकी 6 बचे आपके, देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, हाँ तो बाकी बचे 6, बाकी शेष 6। अब आप लोग 6 ढूंढिए और हमको कमेंट करिए कि कौन से बचे हैं 6। चलिए फटाफट से बताइए। हमने 5 बता दिए हैं, अग्रस्वर और मध्य स्वर। देखिए हमने टोटल कितने बताए हैं? टोटल हमने कितने बताए? टोटल हमने बताए हैं 11। अब 11 में से 5 तो हमने बता दिए हैं, 11 में से भैया 5 तो हमने बता दिए हैं। अब आप हमको 6 बताएंगे, इसमें से कौन बचे? चलिए फटाफट से बताइए। जी हाँ, फटाफट से बताने का प्रयास करिए दोस्तों। चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आगे देख लेते हैं हम।
आगे देख लेते हैं मुख खुलने के आधार पर। 4 नंबर है आपका मुख खुलने के आधार पर। आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए दोस्तों, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से रखा गया है बात कर लेते हैं। जिसमें से पहला आता है सम्रत। पहला क्या आता है? सम्रत। दूसरा क्या आता है? जी हाँ दोस्तों, बताइए दूसरा क्या आता है? फटाफट से बताइए दोस्तों, दूसरा क्या आता है? आपका आता है अर्धसम्रत। तीसरा बताइए, तीसरा बताइए, फटाफट से बताइए तीसरा। हाँ, तीसरा मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा रहा है, जिसमें से पहला हो गया आपका सम्रत, दूसरा हो गया अर्धसम्रत, तीसरा बताइए, तीसरा आपका क्या हो गया? विव्रत। चौथा बताइए, चौथा बताइए। जी हाँ, जी हाँ, अर्धविव्रत। अर्धविव्रत। अच्छा बताइए, चलिए फटाफट से बताइए कि इसमें कोई डाउट, किसी भी भाई बहन को कोई डाउट? फटाफट से बताइए। चलिए हम लिखे दे रहे हैं कौन कौन से होते हैं। ये हो गया ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ। ये कौन से होते हैं? सम्मृत स्वर होते हैं। ये भैया कौन कौन से होते हैं? ये जो 4 हमने अभी बताए हैं, ये कौन कौन से होते हैं? ये आपके हो गए, पूरा बंद होता है मुंह इसमें। इसमें क्या होता है? मुख को पूरा बंद किया जाता है। अच्छा, अर्धसम्मृत में क्या होगा? तो आधा बंद होगा, आधा बंद होगा। अच्छा, आधा किसमें बंद होता है? कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं बताइए भैया। ये जो 2 अक्षर हैं, इसमें आधा मुख बंद होता है, अर्धविम्रत, सॉरी अर्धसम्मृत। इसमें इन दोनों में आधा मुख बंद होता है। अच्छा, पूरा मुख खुले, पूरा मुख खुले, ऐसे 2 अक्षर बताइए, ऐसे 2 वर्ण बताइए, या एक बताइए। कितने होते हैं आप बताइए भैया? एक ही होता है। पूरा मुख खुलता है किसमें? आ। किसमें? आ। जी हाँ, आ में खुलता है पूरा मुख, आपके आ में खुलता है और किसी में नहीं खुलता है। अच्छा, अर्धविम्रत मुख आधा खुलेगा, आधा मुख खुले, आधा मुख खुले। ऐसे वर्ण बताइए दोस्तों, ऐसे स्वर बताइए जिसमें आधा मुख खुलता है। बताइए फटाफट से बताइए। देख लीजिए अब एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बताया मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए भैया, स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं, हमने कहा था स्वरों के बाद हम व्यंजन बताएंगे। व्यंजन, व्यंजन की अगर बात करते हैं तो 11 से बचे शेष आपके जितने भी हैं वह आपके व्यंजन होते हैं। और व्यंजन को संस्कृत में आपके हल कहा जाता है। व्यंजन को भैया संस्कृत में आपके क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। आपके लिए एक प्रश्न दे रहे हैं कि स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है। हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है। व्यंजन को आज बताया गया है कि आपके व्यंजन को हल कहा जाता है। व्यंजन को आपके हल कहा जाता है भैया, व्यंजन के आपको हल कहा जाता है। व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। जो जो स्वरों की जो स्वरों की जो स्वरों की सहायता से, आप लोगों को दिख रहा है भैया? आप लोगों को बोर्ड विजिबल है? आप लोगों को बोर्ड विजिबल है?
वर्ड का निर्माण करते हैं, जो स्वरों की सहायता से वर्ण का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कहा, कोई भी एक जो है वर्ड ले लीजिए या शब्द वर्ड ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया का। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। हमने बताया है जो स्वरों की सहायता से वर्ण का निर्माण करते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए भैया, हमने का शब्द लिया है और का अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये आएगा क धन ए। क्या आएगा? का धन अ। तो ये क्या हो गया भैया? आ तो स्वर है और का व्यंजन हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। जो स्वरों की सहायता से वर्णों का निर्माण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। आज आपको व्यंजन में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ कहाँ? डेफिनेशन में आपको इतना ही समझना है, जो स्वरों की सहायता से वर्णों का निर्माण करते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। पूर्ण रूप से हमने आपको स्वरों की परिभाषा बता दी, व्यंजन की डेफिनेशन, स्वरों का वर्गीकरण करा दिया। आपको कल की क्लास में मित्रों वर्ड जी हाँ, वर्ण पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। वर्ण क्या होता है, किस प्रकार निर्मित होता है, क्या प्रोसेस रहता है, पूरा योगदान आपके व्याकरण में इसका क्या है, व्याकरण में इसका पूरा योगदान क्या है, वह हम कल की क्लास में जानेंगे। आज मित्रों यहीं तक। ज़्यादा अगर लेंथी क्लास शुरुआत में कर देंगे तो आप लोग परेशान होने लगेंगे। हम चाहते हैं आप लोग धीरे धीरे हमको पहले समझिए, उसके बाद क्लासों को प्रेम पूर्वक आप लोग पढ़िए। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी आपके भाई बहन, जो भी आपके मित्र बंधु UPSI, ASI इत्यादि अन्य सभी एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, उनके पास एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी के अगले चैप्टर के साथ वर्ड। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा लेते हैं। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।